हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सभी लोगों को व्यंजन वर्ण बताने वाला हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने आप सबको हिंदी व्याकरण में स्वर के बारे में बताया था। वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या है, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को व्यंजन वर्ण बताऊंगा, जो सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 10वीं के विद्यार्थी हों, 11वीं के विद्यार्थी हों, या इंटर परीक्षा जो फाइनल परीक्षा जो है 2026 में होने वाली हैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं एकदम सरल भाषा में आप सभी लोगों को व्यंजन वर्ण और इसके प्रकारों को मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण होते क्या हैं। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था स्वर के बारे में, और उसी के साथ मैंने व्यंजन वर्ण का जो है परिभाषा भी आप लोगों को बताया था। एक बार मैं फिर से स्वर की परिभाषा आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, या अपने पिछले वीडियो में जिसमें स्वर मैंने बताया था, तो स्वर में मैंने बताया था कि स्वर जो है स से लिखा जाता है, और हम लोग स्वतंत्र जो लिखते हैं तो स्वतंत्र भी क्या करते हैं, स से ही लिखते हैं। दोनों में स से शुरुआत होता है इस शब्द का। तो हम लोग को एक कॉमन याद रखना है चीज़ें कि अगर हम स्वर की परिभाषा नहीं जान रहे हैं तो हम स से स्वर लिखते हैं और स से स्वतंत्र लिखते हैं। तो स्वतंत्र मतलब होता है कि आज़ादी, एक तरीके का, कि मतलब हमें कोई चीज़ों में बंधन में बांध के नहीं रखा गया है, या हमें आज़ादी नहीं मिला है, स्वतंत्र है हम। तो स्वर भी कुछ उसी प्रकार का है। इसमें क्या होता है कि जो भी वर्ण सम्मिलित होते हैं वो क्या होते हैं कि स्वतंत्र होते हैं, मतलब उनमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उनको उच्चारण करने में, तो वो स्वर कहलाते हैं। तो मैंने कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को परिभाषा बताया था कि स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण स्वतः या स्वयं होता है वही हमारा क्या होता है, स्वर कहलाता है। अब व्यंजन के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि व्यंजन क्या करता है, वो कहता है कि हम स्वर की सहायता लेंगे ही। स्वर की सहायता से ही क्या होगा कि हम क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे व्यंजन वर्ण का। तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा मैंने क्या बताया था कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लिया जाएगा वही हमारा क्या होगा, व्यंजन वर्ण कहलाएगा। ठीक ना, जो कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं स्वर आप लोगों को पढ़ा रहा था। तो लेकिन आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर पूछ दिया जाए कि मूल व्यंजन क्या होता है, ठीक, आप लोगों को अगर एग्जाम में पूछ दे कि बताइए कि मूल व्यंजन क्या है, व्यंजन तो समझ में आ गया, मूल व्यंजन अगर कह दिया जाए कि मूल व्यंजन क्या होता है, तो मूल व्यंजन में हमें ये समझना है कि व्यंजन जो होता है, मान लो हमारा ये क है, आज जब इसको हम टुकड़ा किए तो हलंत लगा हुआ आधा क और अ मिला हमको, तो ये जो क है यही हमारा क्या है, मूल व्यंजन है। ठीक, और ये जो अ है हमारा क्या है, स्वर है। अ हमारा क्या है, स्वर है। और ये जो पूरा क लिखा गया है ये हमारा क्या है, व्यंजन है। ठीक, ये हमारा क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन जो है वो कैसे बना है, ठीक, स्वर और जो मतलब कि हमारा व्यंजन है वो क्या होता है कि स्वर की सहायता से उसका उच्चारण करते हैं। तो मूल व्यंजन और स्वर इन दोनों मिलाकर के क्या बना है, व्यंजन बना है। तो मूल व्यंजन कब होता है, जब हम व्यंजन से स्वर को अलग कर देते हैं, और जब हम स्वर को मूल व्यंजन में मिला देते हैं तो वहां पर व्यंजन बन जाता है। तो मूल व्यंजन को याद रखना है, इसकी संख्या कितना होता है, तो 33 होता है। और हम जो है जो बात करेंगे अगर ये व्यंजन वर्ण का, तो व्यंजन वर्ण किसे कहा जाएगा, तो जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण या स्वर वर्ण की सहायता से होता है तो उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा कि व्यंजन किसे कहेंगे, तो जिन वर्णों को उच्चारण में किसी अन्य वर्ण या स्वर की सहायता लिया जाएगा तो हमारा व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक ना, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे आगे मूल व्यंजन का, तो मूल व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है, तो 33 होता है। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग व्यंजन के
प्रकार पे। व्यंजन तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जब हम स्वर की सहायता लेंगे और जो वर्ण का उच्चारण होगा तो व्यंजन कहलाएगा। मूल व्यंजन बताएं। मूल व्यंजन जो है क्या होगा कि जब हम व्यंजन से स्वर को अलग कर देंगे तो मूल व्यंजन होगा, और उसकी संख्या कितना बताएं तो 33 होता है। कितना कितना तो क से लेकर के ह तक ये हमारे क्या होते हैं, मूल व्यंजन होते हैं। ठीक, अगर बात करेंगे हम लोग कि जो हमारा व्यंजन है, व्यंजन वर्ण के प्रकार की बात करेंगे अगर हम लोग कि व्यंजन वर्ण जो है कितने प्रकार हैं क्या है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने व्यंजन वर्ण के भेद को दो भागों में बांटा है। एक लिखा है मैं व्यंजन वर्ण का भेद, और एक मैं लिखा हूँ व्यंजन के अन्य दो भेद। तो व्यंजन वर्ण का अगर भेद की बात करेंगे तो कितना है, 3 है। ठीक, और व्यंजन के अन्य दो भेद जो है उसको भी हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो व्यंजन वर्ण के मुख्यतः जो 3 भेद है, इनमें एक होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है हमारा उष्म व्यंजन। इसी तरह दूसरा जो है वो एक होता है हमारा संयुक्त व्यंजन होता है, एक हमारा द्विगुण व्यंजन होता है। अब जब बात करेंगे इन सभी की कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन होता क्या है, तो एक एक करके हम लोग जो है इन सभी को बारी बारी से समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जो है स्पर्श व्यंजन को देखेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श मतलब तो सब लोग आप लोग जान रहे होंगे, स्पर्श मतलब होता है छूना। ठीक, स्पर्श मतलब क्या होता है, छूना होता है। किसी चीज को हम स्पर्श करते हैं, बोलते हैं ना कोई चीज छूते हैं तो स्पर्श कर रहे हो, तो वो हमारा स्पर्श व्यंजन क्या है कि इनमें जो भी व्यंजन आएंगे, सिंपल भाषा हमको समझना है, परिभाषा नहीं रटना है। इसमें जो भी व्यंजन वर्ण आएंगे उनका उच्चारण में हम क्या करेंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सभी का जो है क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। इन सभी को छुएंगे, स्पर्श करेंगे, और इनसे जो व्यंजन का उच्चारण होगा वही हमारा क्या होगा, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है। यानी कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से हो तो वह हमारा स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है। इसकी संख्या कितना होगा, तो कितना होता है, तो 25 होता है। ठीक, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है। और कौन कौन, तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर जो है लिखा है क से लेकर के म तक। यही हमारा क्या है, टोटल 25 संख्या है किसका, तो स्पर्श व्यंजन वर्ण का। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण में क्या होगा कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का परस्पर स्पर्श होगा, तो वह हमारा स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाएगा। ठीक, संख्या कितना है, तो 25 है। अब अगर इनका बात करेंगे कि ये जो क से लेके अंग तक लिखा है, च से लेके य तक लिखा है, ट से लेके अड़ तक लिखा है, त से लेकर के न तक लिखा है, प से लेकर के म तक लिखा है, तो इन सभी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आगे देखेंगे हम लोग। तो इन सभी को क्या कहते हैं, तो इसको जो क से अंग तक लिखा था उसको कवर्ग बोलते हैं, दूसरे वाले को चवर्ग बोलते हैं, तीसरे वाले को टवर्ग बोलते हैं, चौथे को तवर्ग बोलते हैं, और पांचवे को पवर्ग बोलते हैं। मतलब क का वर्ग, क से लेकर के अंग तक, क से लेकर के अंग तक क्या हो गया, क का वर्ग हो गया। चवर्ग है तो च से लेकर के इ तक, ऐसे ही करते करते जो है सभी का जो है वर्ग दिया हुआ है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये उच्चारण स्थान लिखा है। तो याद रखना है आपको कि कवर्ग यानी क से लेके अंग का उच्चारण कंठ से होगा, चवर्ग यानी च छ ज झ इया का उच्चारण तालु से होगा, टवर्ग का ट ठ ड ढ ण का उच्चारण मूर्धा से होगा जिसको तालु का ऊपरी भाग बोलते हैं, तवर्ग का उच्चारण जो है दंत से होगा, पवर्ग है तो पवर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर व्यंजन के प्रकार पर, जिसमें दूसरा नंबर है हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो इसमें बताया गया है अंतस्थ व्यंजन में कि जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं वो स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होते हैं। जैसे हम लोग स्वर सबसे पहले पढ़े थे, ठीक, फिर अभी व्यंजन पढ़ रहे हैं, फिर नीचे भी इसके व्यंजन पढ़ेंगे। तो क्या है, जो अंतस्थ व्यंजन है वो क्या होता है कि हमारा बीच में स्थित होता है स्वर और व्यंजन के, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनका उच्चारण क्या होता है कि जीभ, तालु, दंत, ओष्ठ के परस्पर सटने से जो है इनका उच्चारण होता है। तो अंतस्थ व्यंजन में क्या समझना है कि जो भी अंतस्थ व्यंजन है कौन कौन है, तो य, र, ल, व, ये चारों जो हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो ये जो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है
यही हमारे क्या होते हैं कि स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होते हैं, इसीलिए इसे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इनका उच्चारण में जीभ, तालु, दंत, ओष्ठ का परस्पर स्पर्श होता है। ठीक, इसमें याद रखना है कि जो य और व है, य और व ये दोनों क्या है, अर्ध स्वर है। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। तो ये पूछा जाता है कि य, र, ल, व में य और व या फिर जो भी वर्ण है वो अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो य और व जो है वो क्या है, अर्ध स्वर है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तीसरा नंबर प्रकार को, जो क्या है, उसम व्यंजन वर्ण है। अब उसम व्यंजन वर्ण क्या होता है, तो इसमें हमें याद रखना है उसम व्यंजन वर्ण में उसम मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो गर्म होता है। उसम मतलब क्या होता है, गर्म या वायु या हवा, इसको हम लोग गर्म मतलब कि हवा बोलेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें अगर रगड़ या घर्षण होता है, रगड़ या घर्षण से जो उष्मा यानी गर्म वायु निकलता है वही हमारा क्या होता है, उष्म व्यंजन वर्ण कहलाता है। उष्म मतलब क्या होता है कि गर्म वायु या गर्म हवा, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में रगड़ या घर्षण से उष्मा या गर्म वायु निकलता है तो उसी को हम लोग उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे तलाबी श हो गया, मूर्धन्य श हो गया, दांती स हो गया और ह हो गया, ये सभी हमारे क्या है, ठीक, उष्म व्यंजन वर्ण है। और इनकी संख्या कितना है, तो 4 है। ठीक, बात आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग उष्म व्यंजन के बाद देखेंगे व्यंजन के अन्य 2 भेद को, जिसमें क्या है हमारा व्यंजन के अन्य 2 भेद में पहला संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, तो संयुक्त से आप लोगों को पता चला है कि मेल जोल यानी जुड़ा हुआ, मेल, मेल इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग परिवार को ही देखते हैं तो परिवार क्या होता है कि संयुक्त होता है, संयुक्त परिवार होता है। तो संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि जब 2 व्यंजन होते हैं, ठीक, जब 2 व्यंजन होते हैं और इनको जो है एक कर दिया जाता है या मिला दिया जाता है, तो 2 व्यंजन के मेल से जो वर्ण बनता है वही हमारा क्या होता है कि संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक ना, 2 व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनता है वही संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे मान लो कि जो हमको छ है, छ ये क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण है। तो ये किससे बना है, तो हलंत लगा हुआ क और स के मेल से जो हमारा क्या बना है, छ बना है। इसी तरह अगर त्र की बात करेंगे तो हलंत लगा हुआ त और र के मेल से क्या बना है, त्र बना है। ज्ञ की बात करेंगे तो हलंत लगा हुआ ज, जिसको आधा ज बोलते हैं, और इय, इय के मेल से क्या बना है, हमारा ज्ञ बना है। और श्रवण वाला श्र की बात करेंगे तो ये तलाबी श हलंत लगा हुआ और र के मेल से जो है श्र बना हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क हो गया, स हो गया, त हो गया, र हो गया, ये जो भी हम वर्ण लिखे हैं वो क्या है, 2 व्यंजन है और इन्हीं को मिलाए हैं तो हमारा क्या बना है, संयुक्त व्यंजन वर्ण बना है। तो याद रखना है आप लोगों को कि 2 व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनता है वो हमारा संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। इनकी संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। कौन कौन, तो छ, त्र, ज्ञ और श्रवण वाला श्र होता है। अब इसी को जो है कैसे मिला करके बनाया गया है, तो वो चीज़ समझना है कि क और स के मेल से छ बना है, त और र के मेल से त्र बना है, ज और इय के मेल से ज्ञ बना है, स और र के मेल से श्रवण वाला श्र बना है। तो ये सब हमारा जो क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण है, जो 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। इसके बाद एक और व्यंजन का हमारा जो है प्रकार बचा है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है कौन, तो द्विगुण व्यंजन, जिसको तल बिंदु वाले व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा क्या है, एक द्विगुण व्यंजन है जिसको हम लोग तल बिंदु वाले व्यंजन बोलते हैं। तो द्विगुण व्यंजन को तल बिंदु वाले व्यंजन क्यों कहा जाता है, तो इसको हम लोग को समझना है। द्विगुण व्यंजन तल बिंदु वाले व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो टवर्ग हम लोग पढ़ते हैं, अभी टवर्ग हम लोग देखें तो टवर्ग में क्या आता है, ड और ढ आता है, ड और ढ। ठीक, तो इसी ड और ढ के नीचे क्या होता है कि बिंदु लगा दिया जाता है, ऐसे ड और ढ हम लोग लिखते हैं, ऐसे ड और ढ। तो यही ड और ढ हमारा क्या होता है, यही ड और ढ द्विगुण व्यंजन या इसी को तल बिंदु वाले व्यंजन हम लोग कहते हैं। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे देखिए ढ के नीचे बिंदु लगा है, या फिर जो है ढ के ढक्कन वाला ढ के बीच ड़ के बीच नीचे जो है बिंदु लगा है, तो ये हमारा क्या है, द्विगुण व्यंजन है। ये कैसे बनता है, तो कहा गया है कि यह हिंदी के अपने व्यंजन है, इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है और टवर्ग व्यंजन के नीचे बिंदु लगाकर किया जाता है। मतलब जो द्विगुण व्यंजन है इसका प्रयोग क्या होता है कि संस्कृत में
नहीं होता है, और यहाँ पर नहीं होता है छूट गया है, आप लोग याद रखिएगा, संस्कृत में नहीं होता है, ठीक ना, नहीं होता है। द्विगुण व्यंजन का प्रयोग जो है संस्कृत में नहीं होता, यह हिंदी का क्या है, अपना व्यंजन है, ठीक। और ये क्या होता है कि हमेशा शब्दों के बीच में और अंत में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा द्विगुण व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब इसकी संख्या की बात करेंगे तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कितना होता है, 2 होता है। कौन कौन, तो ड और ढ, ठीक, ड और ढक्कन वाला ढ, लेकिन उसके नीचे क्या होता है, बिंदु लगा रहता है। और ये कहाँ प्रयोग होता है, तो शब्दों के बीच में और अंत में, जैसे आप लोग देख रहे हैं पढ़ना, ठीक, ओढ़ना, लड़का, सड़क, तो इसमें ढ जो है, अड़ जो है, ये क्या है, बीच में है। अंत की बात करेंगे तो बाढ़ हो गया, आषाढ़ हो गया, कड़ी हो गया, हथकड़ी हो गया, ये सब हमारा जो क्या है, सब हमारा द्विगुण व्यंजन है, जो शब्दों को क्या है, अंत में इनका प्रयोग हुआ है, ठीक। तो आप लोगों को द्विगुण व्यंजन समझ में आ गया। तो ये हमारा जो है व्यंजन के प्रकार थे। टोटल कितने हैं, तो कुल जो है हम लोग 5 बोल सकते हैं, लेकिन अगर मुख्यतः की बात करेंगे तो व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। इसके अलावा 2 भेद संयुक्त व्यंजन होते हैं और द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो ये हमारा व्यंजन के प्रकार थे, इससे पहले व्यंजन को मैंने बताया। अब अगर आगे हम लोग देखेंगे तो आगे कुछ और भी जो है वर्ण से जुड़े हुए कह सकते हैं भेद हैं। जैसे आप लोग देखिएगा या सुने भी होंगे कि श्वास वायु के मात्रा के आधार पर भी वर्ण के भेद होते हैं, ठीक, श्वास वायु के मात्रा के आधार पर भी वर्ण के भेद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो एक होता है हमारा अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण होता है, ठीक, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण जब आप लोग देखिएगा, अल्प प्राण, तो अल्प प्राण क्या है कि 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, एक क्या है, अल्प से बना है, ठीक, और एक प्राण से बना है। तो अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है, ठीक, या इसको कुछ बोलते हैं। अब प्राण मतलब होता है वायु या हवा। तो कहा जाता है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें जो है श्वास वायु की मात्रा कम लगता है या थोड़ा लगता है, तो वह हमारा क्या हो जाता है, अल्प प्राण हो जाता है। अब महाप्राण की बात करेंगे तो ये भी क्या है, 2 शब्दों के मेल से बना है, एक महा और दूसरा जो है किससे बना है, तो प्राण से बना है। तो महा मतलब होता है अधिक, और प्राण मतलब होता है वायु या हवा। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक लगेगा तो वह हमारा क्या होगा, महाप्राण होगा, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसका परिभाषा को हम लोग समझेंगे। पहले जो परिभाषा मैंने बताया वही परिभाषा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्प प्राणी क्या होता है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है उन्हें हम लोग अल्प प्राण कहते हैं, ठीक। इसकी संख्या कितना होता है अल्प प्राण का, तो आप लोग को याद रखना है 19 गो होता है। 19 में कौन कौन, तो प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम अक्षर होता है, जो तृतीय अक्षर होता है और पंचम अक्षर होता है, वही हमारा अल्प प्राण होता है। अंतस्थ व्यंजन जो है यह भी हमारा अल्प प्राण हो जाता है, ठीक। प्रत्येक वर्ग का याद रखना है कि प्रथम जो अक्षर हो गया, तृतीय अक्षर हो गया और पंचम अक्षर हो गया, ये हमारा अल्प प्राण हो गया, और अंतस्थ व्यंजन जो है ये भी हमारा अल्प प्राण है। तो इनकी संख्या कितना हो गया, 19 हो गया। उसी तरह बात करेंगे महाप्राण का। महाप्राण क्या होता है, तो अल्प प्राण का ये अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है तो उन्हें हम लोग महाप्राण कहते हैं। यानी जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक लगेगा तो वह हमारा क्या हो जाता है, महाप्राण कहलाता है, और कम लगेगा तो अल्प प्राण। अब इसका संख्या कितना है, तो इसका संख्या 14 है। 14 में कौन कौन होगा, तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा अक्षर हो गया या चौथा वर्ण हो गया वो, और उस व्यंजन वर्ण हमारा महाप्राण होता है। अब इसको उदाहरण से कैसे समझेंगे, इस पर गौर करेंगे हम लोग। तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो एक तरफ अल्प प्राण लिखा है, एक तरफ महाप्राण लिखा है। अल्प प्राण में मैंने आप लोगों को बताया कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर हो गया, तो यही तो हमारा पहला अक्षर है, और उसके बाद ये दूसरा अक्षर हो गया, ठीक, दूसरा कह रहे तीसरा अक्षर हो गया ये, और उसके बाद ये हमारा पांचवा अक्षर हो गया। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा हमारा क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। और अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, ये चारों, तो अगर हम जोड़ेंगे तो ये 15 गो हो गया और ये 4 हो गया, तो 15 4 कितना हो गया, 19, ठीक। अब महाप्राण में देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा अक्षर हो गया दूसरा,
ठीक। और उसके बाद जो चौथा अक्षर हो गया तो यह हमारा क्या हो गया, महाप्राण। तो इसका संख्या कितना हो गया, 10। उसम व्यंजन है तो तलाबी स, मूर्धन्य स, दांती स और हमारा एक क्या हो गया, ह हो गया। तो यह हमारा चारों जो है क्या हो गया, उसम व्यंजन है। तो 10 और 4 कितना हो गया, 14। तो महाप्राण की संख्या 14 और अल्पप्राण की संख्या कितना हो गया, 19। इसी तरह अगर आगे हम लोग देखेंगे तो अगला जो एक और वर्ण का भेद है वो है स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर। अल्पप्राण महाप्राण तो हम लोग देख लिए। अब एक स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर वर्ण का भेद होता है। ये भी कितने हैं, 2। एक घोष वर्ण है और दूसरा अघोष वर्ण है। घोष वर्ण क्या होता है, घोष वर्ण में होता है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। आघोष वर्ण में क्या होता है कि स्वर तंत्रिकाओं में कंपन महसूस नहीं होगा, ये होता है। ठीक, तो कैसे इसको याद रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पहले समझेंगे परिभाषा को। घोष वर्ण कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है तो उन्हें घोष वर्ण कहेंगे। ठीक, अघोष क्या होता है कि स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होगा। तो इसमें कैसे याद रखेंगे इसके उदाहरण को, तो उदाहरण में दिया गया है कि सभी स्वर जो होते हैं, मतलब अ से लेकर के हम लोग औ तक जो स्वर पढ़ते हैं, ठीक, वो सभी स्वर हमारा क्या होता है, घोष वर्ण होता है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर जो घोष वर्ण होता है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ह, ये सभी हमारे क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। तो इन सभी को अगर हम काउंट करेंगे तो इनका संख्या कितना होता है, 31। तो इसका संख्या कितना हो गया, घोष वर्ण का 31 हो गया। ठीक, इसी तरह घोष वर्ण का उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी स्वर लिखा है। तो अ से लेकर के औ तक ये सभी स्वर हमारा क्या हो गया, सभी 11 स्वर हो गया, तो घोष वर्ण। अब प्रत्येक वर्ग का जो है हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ये जो तीसरा अक्षर हो गया प्रत्येक वर्ग का, चौथा हो गया और पांचवा हो गया, ये सब, तो ये सब हमारा जो क्या है, घोष वर्ण। ये 15 जो है हमारा घोष वर्ण है। और अंतस्थ व्यंजन में यर, लव और ह, तो ये सभी को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इसकी संख्या जो है 31 गो हो जाएगा, 31 गो। तो ये हमारा क्या है, घोष वर्ण है। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, तो घोष वर्ण के बाद क्या है, अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण में क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है तो उन्हें अघोष वर्ण हम कहते हैं। ठीक, जिसमें अघोष वर्ण की संख्या कितना हो जाता है, तो कितना होगा, तो 13 होता है। जैसे हम अभी आप लोगों को 31 बताए घोष वर्ण का संख्या और इसका संख्या कितना होता है, 13। तो अंतर क्या है कि अगर मान लीजिए 3 को आप इधर कर दें, 1 को उधर कर दें, तो क्या हो जाएगा, 13 बन जाएगा। 13 लिखे है तो 13 में से 3 को इधर कर दे, 1 को उधर कर दे, तो 31 बन जाएगा। तो अगर दोनों में से कोई एक आप लोग को याद है तो काम आप लोग का चल जाएगा। ठीक, तो प्रत्येक वर्ग का इसमें याद रखना है कि प्रथम और दूसरा अक्षर जो है हमारा अघोष वर्ण है, और तीनों स, तलाबी स, मूर्धन्य स और दांती स, ये भी हमारा अघोष वर्ण है। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। ये तीनों स हो गया, अब प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर हो गया और दूसरा अक्षर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, अघोष वर्ण हो गया। तो अघोष वर्ण की संख्या 13, अघोष वर्ण की संख्या कितना, तो 31। महाप्राण की संख्या कितना, तो 14 गो, अल्पप्राण की संख्या कितना, तो 19 गो। ठीक, तो आप लोगों को बात क्लियर हो गया, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। इसके बाद हमारा जो एक और टॉपिक बचा है इस पार्ट में, वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। उच्चारण स्थान जो है क्या होता है कि ध्वनि जो हमारा है वो हमारे मुख के विभिन्न भागों के सहयोग से निकलती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। मतलब जो हमारी ध्वनियाँ हैं मुंह की, वो विभिन्न भागों के सहयोग से निकलती है, और विभिन्न भागों के सहयोग से निकलती है तो यही हमारा क्या है सॉरी, उच्चारण स्थान जो है कहलाता है। ठीक ना। इसकी संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी संख्या जो है मुख्यतः कितने होती है, 6 होती है। लेकिन कुल जो है कितना होती है, तो कुल जो है इसकी संख्या 9 होती है। ठीक, उच्चारण स्थान कुल कितने होंगे, 9, लेकिन मुख्यतः कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। अब ये कौन कौन है, तो इस पर अगर हम गौर करेंगे तो हमारा जो है देखेंगे उच्चारण स्थान को, तो एक हो गया कंठ है, ठीक, दूसरा हमारा तालु है, तीसरा मूर्धा है, चौथा दंत है, पांचवा ओष्ठ है, छठवा अनुनासिक है, यानी नाक और मुख के मेल से। ठीक ना, नाक और मुख के मेल से जो है क्या होता है,
हमारा अनुनासिक बनता है। तो ये 6 जो है, ये 6 हमारे जो मुख्यतः उच्चारण स्थान है, यानी उच्चारण स्थान की बात करेंगे मुख्यतः कितने होते हैं तो 6, और 6 यही होते हैं। लेकिन 3 और उच्चारण स्थान को हम लोग देखते हैं जो क्या होते हैं, कौन कौन, तो कंठ तालव्य। कंठ तालव्य किससे बना है, तो जो हमारा कंठ हो गया और तालु हो गया उसके मेल से जो कंठ तालव्य बना है। कंठोष्ठ्य जो है, ठीक, कंठ और ओष्ठ के मेल से हमारा जो है कंठोष्ठ्य बना है, ठीक ना, कंठ और ओष्ठ के मेल से। दंतोष्ठ्य जो है, दंत और ओष्ठ के मेल से जो है हमारा दंतोष्ठ्य बना है, ठीक। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया कि उच्चारण स्थान मुख्यतः 6 होते हैं और कुल कितने होते हैं तो 9 होते हैं, ठीक। अब इसी से एक फेमस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है हमारा क्या, उच्चारण स्थान से जो भी उच्चारित वर्ण है, मतलब किस उच्चारण स्थान से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक तरफ जो है लिखा है उच्चारण स्थान, एक तरफ लिखा है वर्णों का नाम, और एक तरफ लिखा है उच्चारित वर्ण, जिसमें कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ अनुनासिक, कंठ तालु कंठ ओष्ठ दंतोष्ठ, ये सब उच्चारण स्थान है। इनसे वर्णों के नाम कंठ तालव्य से कंठ वर्ण हो गया, कंठ तालव्य तालव्य वर्ण हो गया, मूर्धन्य वर्ण हो गया, दंत वर्ण हो गया, ये वर्णों का नाम हो गया। लेकिन आप लोग को याद किसको रखना है, तो उच्चारण स्थान को और उच्चारित वर्ण को। तो कंठ से जो है अ आ क वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण होता है। तालु से जो है छोटी बड़ी चवर्ग और य और स का उच्चारण होता है, वो भी कौन सा स, तो तलाबी श का। मूर्धा से जो है ऋषि वाला री, टवर्ग का र, और उसके बाद हमारा जो है मूर्धन्य स का उच्चारण होता है। दंत से जो है तवर्ग का ल और दांती स का। ओष्ठ से जो है छोटा उ बड़ा उ और पवर्ग का। नासिक और मुख से जो है पंचमाक्षर, अनुस्वार और चंद्रबिंदु का। पंचमाक्षर क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर, जैसे अंग, इ, अण, न और म, इनका उच्चारण हो जाएगा। अनुस्वार जो कि आप लोगों को बताए थे कि हमारा अनुस्वार होता है। और चंद्रबिंदु जो ऊपर चांद बना रहता है और बिंदु, चांद में बिंदु लगा रहता है चंद्रबिंदु, तो उसका उच्चारण होता है। कंठ और तालु से ए और ऐ का उच्चारण होता है। कंठ और ओष्ठ से जो ओ और औ का उच्चारण होता है। और दंत और ओष्ठ से जो है केवल व का उच्चारण होता है। तो ये हमारा जो है उच्चारण स्थान था। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, केवल पीडीएफ नोट चाहिए आप लोगों को, तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी के नाम से है। इस पर जाकर के आप लोग जो है फ्री में पीडीएफ जो है इस वीडियो के पीडीएफ को ले सकते हैं, या किसी भी क्लास के पीडीएफ को आप लोग ले सकते हैं। बाकी मैंने आज आप लोगों का ये ग्रामर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वर्ण है उसको मैंने ख़त्म कर दिया। इसमें मैंने आप लोगों को वर्ण, फिर वर्णमाला के बारे में, फिर स्वर, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के प्रकार कौन कौन से हैं, उच्चारण स्थान, लिपि, भाषा, इन सभी को मैंने आप लोगों को बताया, ठीक। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।